अब आपसे जानना चाहता हूँ पत्रकारिता के बारे में ही। और पत्रकारिता में एक चीज़ ये कही जाती है, हमने बहुत ब्रीफली इस पर चर्चा भी की, लेकिन फिर अब आप विस्तार से करते हैं। हाउ मच ओपिनियन इज टू मच ओपिनियन। क्या एक पत्रकार को मत जाहिर करना जरूरी होता है? देखिए, या वो इतना तटस्थ रहे कि कोई मत ही ना बताए अपना कि मैं मेरा ओपिनियन नहीं है? ये चीज़ बिल्कुल फैंटेसी है और बिल्कुल गलत है कि आपका कोई ओपिनियन नहीं होता। हर एक व्यक्ति का ओपिनियन सही बात है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर एक व्यक्ति का। लेकिन जर्नलिज्म का जो सिद्धांत है वो ये कि आप ये ना लगे कि यह आपका अपना ओपिनियन है। मतलब आपकी जो विचारधारा है, जो राजनीतिक सोच है, वो आपके आस्तीन पर नहीं दिखनी चाहिए कि आप ये तो यही लाइन लेंगे। सारा खेल इस बात का है कि जिन चीज़ों से आप असहमत हैं उनको भी आप उतनी ही जगह दें। पर्सनली आप बिल्कुल, आपको नफरत है उस पॉइंट ऑफ व्यू से या उस व्यक्ति से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ओमिट कर दें। और लोग इतने समझदार हैं कि वो उनको अंदाज़ा बगैर कहे इसका अंदाज़ा हो सकता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और इस बिटवीन द लाइंस क्या है। उसके लिए बहुत, जिसे कहा जाए, वोकल होने की भी ज़रूरत है। और दूसरी एक और चीज़, जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट नहीं है। ये नहीं कि आप वहाँ स्टूडेंट कवर करने गए तो आप भी इनकलाब जिंदाबाद लगाने लगे नारा। ऐसे भी लोग हैं बहुत से लोग कि जो इतने कैरिड अवे हो जाते हैं कि साहब वो उसमें किसान आंदोलन में किसान बन जाते हैं, बिल्कुल छात्र आंदोलन में छात्र बन जाते हैं। और फिर एक तरफा, सिर्फ एक तरफा उसका जो फ्लिप पॉइंट है, जो उसका दूसरा पक्ष है, उसको आप जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे एक चीज़ जो अभी हुई जो मुझे बहुत बहुत तकलीफ देती है रेहान साहब, वो ये है कि लोगों को, रिपोर्टर्स को गोदी मीडिया एंकर बोल के, और उसके बाद आप उनकी बूइंग कर रहे हैं, हेकलिंग कर रहे हैं। और अब तो एक हाल में एक मामला आया है जिसमें शर्ट वर्ट फाड़ दी और माइक वाइक तोड़ दिया और इक्विपमेंट तोड़ने लगे। तो ये इस तरह की तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नहीं, इसको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और पहली बात, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आपको कोई गोदी या एंटी गोदी जो भी शब्द है वो कह के पुकारे, तो इसका मतलब है कि आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये इट्स नॉट ए बैज ऑफ ऑनर। करेक्ट। कि आपको इस तरह से पुकारा है। अब देखिए, एक टेलीविज़न चैनल पर कुछ एक पार्टी के प्रवक्ताओं ने जाना ही बंद कर दिया। ये बताता है कि भाई आप तटस्थ शब्द शायद गलत होगा इस्तेमाल करना, मतलब आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं कि दूसरे लोग आपके यहाँ आना तक नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये खामी सिर्फ एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की नहीं हो सकती ना, ये तो उस राजनीतिक दल की भी हो सकती है कि वो हो सकता है धमका रहा हो। अब जैसे बीबीसी भी इससे कोई बहुत परे नहीं है। वो एक दौर था बीबीसी में जब जो केंद्रीय सरकार थी या सरकारें अपना प्रतिनिधि नहीं भेजती थी। हाँ, नहीं, इनके साथ दिक्कत थी, बल्कि अभी हाल तक दिक्कत थी कि बीजेपी के बड़े लीडर नहीं आते थे। हाँ। हम बात करने। तो उसके लिए दोषी कौन है, संस्था या पार्टी? नहीं, देखिए, ये भी एक वो है कि आपकी इमेज इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि एक वर्ग आपके अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दे या आपके साथ कोऑपरेट ही ना करे। ये आपका फेल्योर है। तो मतलब बीबीसी का फेलियर? हाँ, जो भी है। हाँ। आपका फेल्योर है अगर एक वर्ग आपको सिरे से रिजेक्ट कर रहा है। पर अगर वो वर्ग ये चाह रहा है कि मुझे एब्सोल्यूट सबमिसिवनेस चाहिए, आप मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू सुने और कुछ ना सुने। देखिए, ये
तो नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की बात है तो एक बीच का रास्ता निकालने की बात है। सबमिसिवनेस बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है और हम नहीं समझते कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को इस हद तक जाना चाहिए कि उसे लोग सबमिसिव कहें या बिल्कुल एक तरफा कहें। पर आज के इस दौर में क्या आप मानते हैं कि सब पक्ष की आवाज़ सुनकर और एक अच्छा ओपिनियन की स्पेस है? मैं दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आज की डेट में यूट्यूब में बहुत सारे लोगों का ये तर्क होता है कि क्योंकि टीवी उधर झूला हुआ है, इस वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाराज़ है और हम उस नाराज़गी को एक मंच दे रहे हैं। बिल्कुल स्पेस है इस तरह की चीज़। लोगों को लगता है कि उनको एक बैलेंस व्यू जानना है जो कि एक पक्षीय ना हो, और इसके लिए बहुत गुंजाइश है, एक बहुत स्पेस है इस तरह के उसके लिए कि आप दोनों पक्षों की तारीफ या बुराई जो भी है उसके पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट वो दोनों बताएं। और माफ़ कीजिएगा, कोई पक्ष बिल्कुल दूध का धुला पूरी तरह से नहीं है। वो तो है मतलब किसी में बहुत अच्छे पॉइंट हैं तो बुरे पॉइंट भी हैं, और बुरे पॉइंट हैं तो एक आध अच्छे पॉइंट, एक आध कम से कम, एक आध से ज़्यादा। मेरा तो ये मानना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 100% सही हो और कोई 100% गलत हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस तरह का जिसे नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि साहब अगर हम सही हैं तो आप गलत हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बार मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर ये जो हो रहा है इस पर वापस आना चाहता हूँ। देखिए, एक सरकार के लिए, सरकार छोड़ दीजिए, एक लोकतंत्र के लिए कितना ज़रूरी है डिसेंट एंड डायलॉग, जितना ज़रूरी ये है कि ये खड़े होकर के ये बोलना कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और अगर आप ज़बरदस्ती ठेलेंगे तो मैं आंदोलन करूँगा, और उसके बाद आंदोलन कहाँ ख़त्म होना है वो तो संवाद की मेज़ पर ही होगा। तो वो संवाद की मेज़ पर आना और संवाद की मेज़ पर लाने की जिम्मेदारी आपके हिसाब से किसकी है? इतिहास क्या कहता है? देखिए, गवर्नमेंट की है पहल, वो सरकार चला रहे हैं, पहल उनको करनी है, उनको सेटिस्फाई करना है जो लोग डिसेंट कर रहे हैं या जो लोग जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको, लेकिन कम देखने में आया है सरकार की सरकार ने एक तरह से पूरी बात मानी हो, मतलब डायरेक्टली कंसीड करने में उनको दिक्कत होती है, तो उसकी ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है। लेकिन ये भी हम एक बात करेंगे कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो एजिटेशंस हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मतलब ये बड़े मुद्दे उठाने चाहिए। ये किसी एक मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाना टैक्टिकली कोई बहुत बड़ा बुद्धिमानी नहीं है। मतलब अगर कोई इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहे तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, वो आपकी वो मान लेता है। तो कहाँ मानी? नहीं, प्रधानमंत्री चाहे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं, इस्तीफा ले लें, उसके बाद नहीं लिया ना, इसके बाद आंदोलन खत्म। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए इस्तीफा हो जाता है, देन व्हाट नेक्स्ट? फिर आप क्योंकि मुद्दे तो खत्म नहीं हुए। नहीं, मुद्दे आप एजुकेशन पॉलिसी पर, स्टेट ऑफ एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो नीट का पर्चा आउट होना, ये एक बहुत छोटा वो है। इसको ये मत समझिए कि हम इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक ब्रॉडर व्यू अगर एजुकेशन का लिया जाए, जहाँ और इसको मतलब ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाए। अभी नहीं लगता कि बहुत अच्छा नेतृत्व है इनके पास, और सिर्फ लुटियंस दिल्ली में प्रदर्शन करके आप सरकार को घुटने पे नहीं ला सकते। मतलब
भारत में और भी शहर हैं, भारत में गांव भी हैं, भारत में कस्बे भी हैं, वहाँ ये बात उठनी चाहिए और ऑर्गेनाइज ढंग से उठनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब अपने आप को संगठित करना पड़े, जैसे किसान यूनियन किसानों को संगठित करती है, वैसे ही हालांकि हर राजनीतिक दल का छात्र संघ है, उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो बहुत डिस्क्रेडिट हो गए थे, क्योंकि इस आंदोलन में एक चीज़, हालांकि लोग बोलते हैं आम आदमी पार्टी का फ्रंट और वो सारी चीज़ें बातचीत हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा छात्र 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में इसलिए जुटे क्योंकि उनको राजनेता अगुवाई करते हुए नहीं दिखे। और मेरा तो ये मानना है रेहान साहब कि ये छात्रों का आंदोलन अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जैसे चेहरों से भी बड़ा हो गया था। उनके मुद्दे ज़्यादा बड़े थे, जो इनके लीडर थे उनसे कहीं ज़्यादा बड़े। तो देखिए, तो वही उसकी स्ट्रेंथ थी। अभी ये देखना होगा, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दिन है, इसको किस तरह से ये लोग सस्टेन करते हैं और किस तरह से इसको और मासेस के बीच में ले जाते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच में ही नहीं, मतलब आम लोग भी इससे अपने आप को जुड़ा हुआ पाएं और वो भी उनके साथ निकल कर आएँ। तो ये अभी देखने वाली चीज़ है। अभी शुरू के 2, 3, 4 दिन जब हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा और समय दीजिए। बिल्कुल। अब इस बातचीत के नेक्स्ट हाफ में आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी आगे की यात्रा जो हो रही है, कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, उसमें आपका कार्यक्रम समय साक्षी, विवेचना में जो आप करते थे उससे कितना अलग है समय साक्षी, या फिर उसी का एक एक्सटेंशन है अलग नाम से? नाम बहुत प्यारा है, बस मैं ये बता दूं। नहीं, जो थीम है वो तो वही है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लेना और जितनी आप ईमानदारी से उसको लोगों के सामने रख सकते हैं। अभी हम लोगों ने 3-4 शोज़ ही किए हैं। पहला शो हमने किया था, आपको अगर ख्याल हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी थी और उसमें हमने मुद्दा उठाया था कि सिख सैनिकों का विद्रोह, जिस पे बहुत कम अभी तक बात हुई है, कि एक पूरी आर्मी की बटालियन ने विद्रोह किया और उन्होंने रामगढ़ से उन्होंने अमृतसर की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसको मतलब लोग बहुत सहज होके इस पे बात नहीं करते, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है भारत सरकार के लिए भी और आर्मी के लिए भी। तो वो मुद्दा हमने इसमें बड़े ज़ोर शोर से उठाया और कई लोगों से, जो आर्मी वेटरन से, उनसे, उनकी किताबों से, उनके आर्टिकल से, उनसे बात करके ये मामला बात करने की कोशिश की। दूसरा, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट पे, उसकी भी बरसी थी, उसका ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दिया। महाराणा प्रताप खबरों में थे क्योंकि आरएसएस के प्रमुख ने ये ऐलान कर दिया था कि हल्दी घाटी की लड़ाई राणा प्रताप ने जीती है, अकबर ने नहीं। तो उसको करके हल्दी घाटी की लड़ाई के को एक तरह से डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, सारे पक्षों को जोड़ के, जो उसका समर्थन करते हैं या जो उसका नहीं करते। अभी हाल में एक अभी शो हमने रिकॉर्ड किया, अभी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, वो औरंगज़ेब के ऊपर है। औरंगज़ेब के भी मतलब भारत में या तो आप औरंगज़ेब के पक्ष में हैं या आप उसके विपक्ष में हैं, कोई मिडिल लाइन लेने वाला कोई नहीं है। Correct. तो फारूकी की किताब उससे अलग है, तो उसमें हमने बताने की कोशिश की है कि क्या कैरेक्टर था औरंगज़ेब का, कितना घातक था भारतीयों के लिए, कितना अच्छा था, मतलब ये सब बताने की कोशिश है। और हर तरह के एंगल्स, स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी एक शो हम लोगों ने किया है साहिर लुधियानवी के ऊपर। अच्छा। अभी साहिर लुधियानवी पे
राजेश बादल की एक किताब आई है, तो उसको पैक करते हुए साहिल लुधियानवी पे, हालांकि हम पहले कर चुके हैं लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट। और अब चूँकि विश्व कप हॉकी शुरू हो रही है 15 अगस्त से, तो एक अंक में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने जो पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, उसकी कहानी क्या है। और बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मतलब इतने पैसे नहीं थे भारतीय टीम के पास कि पूरे 17 खिलाड़ी वो चुन चुके, सिर्फ 13 खिलाड़ी चुने गए एम्स्टर्डम में जाने के लिए, और 4 खिलाड़ी जो लंदन में उस समय थे, मतलब शॉर्टकट, वो शायद डिजर्व नहीं करते थे इंडियन टीम में शामिल, उनसे कहा गया कि भाई आप इंडियन टीम का हिस्सा बन जाइए। उसमें जयपाल सिंह कप्तान खुद थे, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे उस समय, तो उनको कप्तान बनाया गया। तो ये सब छोटी छोटी कहानियां इसको बताया। बहुत खूब। आप हिस्ट्री में ही रहेंगे या फिर कुछ कंटेम्प्रेरी मुद्दों के बारे में भी बात करेंगे? हम हिस्ट्री, जो भी चीज़ें खबरों में होती हैं उनके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। कोई किताब आई है, बहुत चर्चा में है, कोई फिल्म रिलीज हुई है, कोई व्यक्ति खबरों में, अब जैसे शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री समय भारत में राजनीतिक शरण है, और अभी घोषणा हुई, उन्होंने खुद घोषणा की कि वो बांग्लादेश वापस जाना चाहेंगी। और तो इसको पैक करके हम बात कर सकते हैं। शेख हसीना को भारत ने पहली बार राजनीतिक शरण नहीं दी है। 1975 में जब शेख मुजीब मारे गए थे, तब शेख हसीना को इंदिरा गांधी ने भारत में रहने की शरण दी थी। पंडारा रोड के टाइप सी फ्लैट में वो रहा करती थी, और एक आईपीएस अफसर उनके निगरानी में रहता था। उनके जो हस्बैंड थे वाजिद साहब, उनको परमाणु ऊर्जा आयोग में नौकरी दी गई थी, और पूरे 6 साल उन्होंने भारत में बिताए थे गुमनामी के, और उनको बाकायदा फिनेंस किया जाता था। उनको उनके रहने के लिए उनको पैसा दिया जाता था, घर तो दिया ही गया था, एक टेलीविज़न भी दिया गया था देखने के। उस ज़माने में नया नया टेलीविज़न आया था। तो ये सब बातें बताने, मतलब इसको हम वर्तमान से जोड़ के बताने की कोशिश है। बहुत बहुत शानदार। अब इस कार्यक्रम के आखिर में ज़रा 10 सवाल मेरे पास हैं, और रेहान साहब रैपिड फायर टाइप की कुछ कोशिश, हालांकि मैंने भी कभी ये जीवन में किया नहीं है, मैं आप पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं कि उसका जवाब क्या है। इसकी शर्त ये है कि जो सवाल पूछा जाए उसका आप या तो एक शब्द या एक सेंटेंस, एक वाक्य में आप जवाब दें। ज़रूर, लंबे नहीं हो सकते। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, बीबीसी के एक जनरेशन के जो प्रेजेंटर्स हैं, चाहे वो रेडियो के हों या टीवी के हों, वो एक तरीके से क्यों बोलते हैं? देखिए, सारा जोर है समझाने का। संस्कृताइज हिंदी नहीं बोलते हैं, आम बोलचाल की हिंदी बोलते हैं, और सबको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आकाशवाणी और बीबीसी में यही फ़र्क है कि वो एक क्लिष्ट हिंदी जो शायद कुछ लोगों के ऊपर से गुजर जाए, लेकिन ये हिंदी जो बिल्कुल मासेस हैं, जो आम लोग हैं, वो समझें। अच्छा, अगला सवाल, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कहीं जाएं और कोई ये बोले कि मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं करता? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। अरे साहब क्यों नहीं हुआ? लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं लोगों की। कुछ लोग नहीं पसंद करते। आपको नहीं पसंद करते या आपका अभिवादन? नहीं, वो बिल्कुल एक जैसी चीज हो जाती है। आपको भी नहीं पसंद करते ना आपका अभिवादन। अगला सवाल, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सी डिफरेंटली इन हिस्ट्री? इतिहास में आप कोई चीज अलग होते हुए जो देखना चाहते हैं? देखिए, व्हाट इफ, मतलब ये अलग जॉनरा है कि अगर ये हुआ होता, ये इस पे एक पूरी सीरीज हो सकती है। अगर दारा शिको
भारत के बादशाह होते, औरंगजेब नहीं होते, तो क्या होता। इस तरह की बहुत सी चीज़ें, अगर इंदिरा गांधी 1977 का इलेक्शन नहीं हारी होती तो क्या होता। तो इस तरह के व्हाट इफ पे हम बहुत शानदार। एक वर्ल्ड लीडर जो आप चाहते थे इंटरव्यू करना, लेकिन अब क्योंकि वो दुनिया में नहीं है, इंदिरा गांधी। अब आप पूछेंगे क्यों, लेकिन ये फॉर्मेट में नहीं है अभी। हाँ, लेकिन आप बता दीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी बहुत सारे शेड्स, मतलब अथॉरिटेरियन, हीरो ऑफ द कंट्री, हीरोइन ऑफ द कंट्री, इतिहास बदल, शायद दुनिया में पहली महिलाएं हैं जिनके शासनकाल में लड़ाई के मैदान पर एक देश का उदय हुआ। कई देशों का उदय हुआ है, लेकिन वॉर के उस पर फैसला नहीं हुआ है। और कई शेड्स हैं, मतलब उसी तरह प्रजातंत्र की दुश्मन, आपातकाल, तो ये शेड्स। और बशर्ते इंदिरा गांधी इसका कैंडिड जवाब दें इन सब चीज़ों का। खैर, अब वो तो नहीं होगा। एक स्टोरी विच यू वुड हैव लव्ड टू कवर। अरे साहब, ऐसी बहुत सी, अचानक कोई चीज़ सहन में नहीं आ रही है, ये इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है। इस दौर का समय साक्षी क्या होगा या कैसे होगा इस दौर का? देखिए, वही जो पुराना फॉर्मूला यहाँ भी चलेगा, मतलब सारे दोनों पक्षों को स्थान और ऐसी बातें जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है। अगले सवाल कुछ जरा एकदम ही रैपिड फायर वाले हैं। फुटबॉल या क्रिकेट? फुटबॉल। बीबीसी या एआईआर? बीबीसी। चाय या कॉफी? चाय। और आखिरी सवाल, इलाहाबाद या दिल्ली? इलाहाबाद। ओहो, शानदार। रेहान फजल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।